हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार एंड क्लासेस फोरी में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 के महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न करने वाले हैं, जो आपको सीधे सीधे 7 मार्च 2024 को एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है, इससे आप सीधे जाकर जुड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न बोला गया है कि प्रथम स्टेट कौन होते थे, कुलीन, पादरी, दास या कृषक। तो बताइए आप, प्रथम स्टेट कौन होते थे। ठीक है, सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा और इन्हीं को तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। बस आप लोग शिद्दत और लगन के साथ लगे रहिए और आप जितने भी नंबर चाहते हो, लगभग आपको 95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और पीडीएफ लेकर इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम स्टेट कौन होते हैं, कुलीन, पादरी, दास, कृषक। तो बताइए आप लोग, प्रथम स्टेट कौन होते थे। तो आप याद रखेंगे कौन होते थे, आपके पादरी। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पीडीएफ भी आप इसकी ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर, दिदरो। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो आपको बताना है, ठीक है। 4 विकल्प आपको दिए होते हैं, इसमें से एक आंसर चूज करके आपको ओएमआर सीट पर भरना होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो वो है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक था आपका रूसो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न बोला गया है कि जूसेप्पी मेजनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, जर्मनी के एकीकरण से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। ठीक है, बताओ फटाफट इसका भी सही आंसर। तो जूसेप्पी मेजनी का संबंध किससे था, तो याद रखेंगे वो था आपका इटली के एकीकरण से। ठीक है, कब था, इटली के एकीकरण से। क्लियर आंसर। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न आप लोग देखेंगे ध्यान से। उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, निजी संपत्ति का अभाव, राज्यों द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। बताइए फटाफट क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल वन शॉट में पूरी किताब हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग चौथे का सही आंसर तो क्या हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सभी प्रश्न आप लोग एक बार वीडियो दोबारा और देखेंगे, आपको सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, आपको दोबारा देखने की कभी कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपका वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में पूरी किताब खत्म। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बताइएगा 5वां के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। तो किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, तो आप याद रखना नमक कानून। ठीक है, नमक कानून तोड़कर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या, नमक कानून तोड़कर। ठीक है, एक बार आंसर आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, नमक कानून तोड़कर। इसके बाद छठा बोला गया गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 5 मार्च 1931, 11 जून 1932, 10 मई 1933, 12 जुलाई 1934। तो बताओ गांधी इरविन समझौता कब हुआ। छठे का सही आंसर बताना आपको। तो आप याद रखना ये महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको 100% याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं 2 से 3। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। कब हुआ था, 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं ना आप लोग। बढ़िया प्रश्न है, वायरल प्रश्न है ना, यही एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा सर बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे। चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। 4 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। तो बताओ 7 मई का सही आंसर क्या
होने वाला है। ठीक है, तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो वो हुई थी आपकी 4 फरवरी 1922। याद रखो आप लोग डेट। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में। इसके बाद ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका वायरल प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग तैयार करना, और ये वाला भी। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1882 ई में, 1884 ई में, 1885 ई में, 1886 ई में। बताइएगा बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है। आप इसको वीडियो को बार बार देख लेना, 1 से 2 बार एग्जाम से पहले देखकर चले जाना एग्जाम में, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, 8 प्रश्न हमने कर लिए, बहुत अच्छे से शानदार से कर लिए, और आप सभी ने भी किए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 9 प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। सही आंसर आपको करना है। ठीक है ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 9वीं का आप लोग सही आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर आप लोग बताएं। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर है 1930। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं 1930। ठीक है, इसके बाद 10वां असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? 10वें का आप आंसर बताएंगे तो क्या था आपका? रोलेट एक्ट। ठीक है, क्या था आपका? रोलेट एक्ट। ठीक है, क्लियर आंसर हुआ। इसके बाद 11वां भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जून 1942 में, जुलाई 1942 और अगस्त 1942, सितंबर 1942। देखो सभी डेटें एक जैसी हैं, पर आपको याद रखना है करेक्ट डेट, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने वाले सवाल ज़्यादा आते हैं ना दोस्तों। आते नहीं आते हैं? बोलोगे जी। तो 11 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो अगस्त 1942। याद रखोगे अगस्त 1942 याद रखना आप लोग। ठीक है, अगस्त 1942। क्लियर हो गया। इसके बाद 12वां क्या? विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1991, 1994, 1992, 1995। बताओ सही आंसर बताना है आपको 12वें का। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में WTO। ठीक है, क्या बोलते थे हम लोग? WTO। तो कब की गई? तो याद रखेंगे 1995। ठीक है, 1995, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 13वां मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। 13वां का आंसर आप लोग करेंगे। तो याद रखना मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्लियर। इसके बाद 14 बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1919, 1920, 1942, 1947। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1919। ठीक है, चलो इसके बाद 15वां भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। मैं बार बार आपके हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1919, 1924, 1929, 1934। तो इसका आंसर आप सभी जानते हो है ना दोस्तों? जानते नहीं जानते हो? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ आपका 1929 से हुआ था। ठीक है, क्लियर आंसर। इसके बाद 16वां बोला गया ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? ठीक है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? ठीक है, यहाँ पे देखो गलत लिखा है नमक, यहाँ पे सही कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो है आपकी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वो है आपकी अमेरिका में। कहाँ है आपकी? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 17वां 1912 ई में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जसमेतपुर, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद। ठीक है, तो याद रखेंगे जो रतन टाटा ने अपना पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? वो किया था आपका जसमेतपुर। कहाँ किया था? जसमेतपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 17वां प्रश्न कर लिए आप लोगों ने। अब अभी आपके बचे हैं लगभग 33 सवाल। ठीक है, 33 प्रश्न बचे हुए हैं, इनको भी हम करने वाले हैं। चलो 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1872, 1875,
1878, 1880। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? सही आंसर बताओ आप लोग 18वें का। तो क्या हो जाएगा? वो किया था आपका 1878 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव अनवीकरण योग्य। तो बताओ लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, तो वो है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। इसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? यानी कि जो भूमि का जो कमी है या निम्नीकरण हो रहा है पंजाब में, उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। ठीक है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या था? तो वो है आपका अधिक सिंचाई। ठीक है, ट्यूबवेल वहाँ चलते हैं और अधिक सिंचाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 21 निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। अजैवीय मतलब जिसमें जान ना हो दोस्तों। क्या? जिसमें जान ना हो। ठीक है, याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक में, जिसमें जान ना हो। ठीक है, किसमें जान नहीं है? देखो पशु में भी है, मछलियों में भी, पौधों में भी। तो चट्टानों में जान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 22 आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है? फास्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ठीक है, 22 का क्लियर आंसर क्या है? तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, कैसी होती हैं आग्नेय चट्टानें? आपके काले रंग की होती हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 23 चिपको आंदोलन संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संचरण से। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो है आपका किससे? वन संरक्षण से। ठीक है, जो चिपको आंदोलन चला था वो वन से संबंधित था। ठीक है, क्लियर आंसर हो गया आपका। किससे था? किससे था आपका? वन संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर है। ठीक है, वन संरक्षण से 23 का क्लियर हो गया। चलो इसके बाद ये सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? यानी कि कितने प्रतिशत जो है राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? 33, 43, 23, 31। ठीक है, बताओ आप लोग 24 का आंसर। तो वो है आपका 33%। कितना है आपका? 33%। इसके बाद 25 सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाव, सतलुज, कृष्णा। बताओ किस पर बना है? तो सलाल बांध आपका बना है चिनाव नदी पर। किस पर बना? चिनाव नदी पर बना हुआ है। क्लियर आंसर है। ठीक है, चलो 25, 26 इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो रबी की फसल कौन सी है? रबी की बोलते हैं आप लोग कौन सी बोलते हो आप लोग? गेहूं वाली। ठीक है, खरीफ की धान वाली। ठीक है, रबी में मतलब गेहूं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और खरीफ मतलब क्या? आपके धान। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका 26 का सही आंसर? तो वो है आपकी चना। ठीक है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? आपकी चना। चना जो है आपकी रबी की फसल के साथ ही, यानी गेहूं की फसल के साथ ही बोए जाते हैं। ठीक है, क्लियर आंसर हो गया। चलो अब लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 27 कर्तन दयन कृषि यानी झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। किस राज्य में की जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग झूम जो कृषि है वो मिजोरम में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान, गेहूं, चना, तरबूज। तो जायद की फसल का मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो आप याद रखेंगे वो है आपकी तरबूज। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। इसके बाद 29 मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। कौन सा पाया जाता है आपका मोनाजाइट रेत में? ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग 29 का सही आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो है आपका थोरियम। ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर है। 30 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। परंपरागत स्रोत आपको बताना है। 30 का सही आंसर तो वो कौन सा है आपका? कोयला। कौन सा है आपका? कोयला। ठीक है, क्योंकि कोयला जो है परंपरागत क्या होता है? जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो खत्म ना हो वो गैर परंपरागत स्रोत है। जैसे गैर परंपरागत कौन सा है आपका? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ये आपका परंपरागत स्रोत। क्लियर,
याद रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है आपका परंपरागत स्रोत से भी और गैर परंपरागत स्रोत से भी। चलिए 31, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? चूना, पत्थर, सल्फर, मैग्नीज, कोयला। आपको धात्विक खनिज बताना है। 31 का क्लियर आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखेंगे आपका मैग्नीज। ठीक है, क्या है आपका? मैग्नीज, धात्विक खनिज मैग्नीज। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? अब आ गया देखो, गैर परंपरागत कौन सा है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। तो बताइए गैर परंपरागत। ठीक है, क्लियर आंसर करेंगे आप लोग इसका, तो वो है आपका पवन ऊर्जा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, क्लियर। चलो 33, निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, कागज, स्टील। तो कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बताओ। बॉक्साइट। ठीक है, 33 का बॉक्साइट किसका है? इसका है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम का है। इसकी याद रखेंगे। ठीक है, बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का है। इसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। एजेंडा 21 का संबंध किससे? ओजोन चरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। इससे आपका, तो एजेंडा 21 का संबंध है आपका सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 35, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? जो पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं वो कौन से दूरस्थ स्थान है? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुरी तथा सिलगुड़ी। बताओ। 35 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या होने वाला 35 का सही आंसर? सी। कौन सा? सिलचर तथा पोरबंदर। कौन है आपका? सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए अब लोग चलते हैं 36 प्रश्न की तरफ। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 36 प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा देश दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? यानी कि कौन सा देश है दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। 36 का क्लियर आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी बता रहे हो बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, चलिए। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं? उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच के सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? सरकार के। क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या तिरछा वितरण। बताओ। बिल्कुल सही आंसर इसका क्या कर रहे हो आप सभी? ठीक है ना, 37 का कर रहे हो आप लोग सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद 38, विभिन्न स्तरों पर सत्ता बंटवारा कहलाता है। यानी कि अब विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? वो सरकार का था। ठीक है, ये सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक शासन। 38 क्लियर आंसर करो आप सभी। ठीक है, 38 का तो वो हो जाएगा आपका सामुदायिक सरकार। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सामुदायिक सरकार। 39, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो आप बताएंगे। ठीक है, कितने हैं? क्योंकि ये वर्तमान में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी आपको यही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कितने हैं आपकी? 28। पहले कितने थे? 29। अब हो गए कितने? अब रह गए 28। इसके बाद 40, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10, 8। बताओ केंद्र शासित प्रदेश। 40 का करेक्ट आंसर तो वो है आपका कितना? 8। ठीक है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया और एक आपका क्या जिला कम हो गया। ठीक है, चलिए। ठीक है, जिला नहीं, सॉरी, स्टेट। ठीक है, स्टेट। ठीक है, एक स्टेट आप एक यानी कि एक स्टेट आपका कम गया। ठीक है, एक स्टेट क्या हो गया? कम हो गया और एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया। पहले 7 थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, भारत में मताधिकार की आयु क्या? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो बताइए भारत में मताधिकार की आयु क्या है? यानी कि आप अपना वोट जो है किस वर्ष की उम्र में डाल सकते हो? ठीक है, 41 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष की अगर आपकी उम्र है तो आप अपना वोट डाल सकते हो। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो संघीय सूची का विषय बताओ आप लोग। 42 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? रक्षा। संघीय सूची का विषय है आपका रक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 43, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय है? मुद्रा, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, व्यापार। निम्नलिखित में कौन सा राज्य
सूची का विषय मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। बताओ 43। तो क्या हो जाएगा आपका व्यापार। राज्य सूची का विषय है आपका व्यापार। ठीक है। 44 निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, यानी किस में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है सुनिश्चित है। विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्यसभा में। बताओ किस में आपका है, तो वो है पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी क्लियर आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गए आपके 44। अभी आपके प्रश्न और बचे हैं 6, उनको भी आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग चलते हैं 45 प्रश्न की तरफ। 45 निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। किसका संबंध आपका लोकतंत्र से नहीं है, आप लोग बताएंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो कौन सा संबंध आपका लोकतंत्र का नहीं है। ठीक है, आप सभी जानते वो है आपका बहुसंख्यकों के का शासन। किसका, बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 46 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 46 बताओ आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपका बढ़िया है। तो वो है आपका सभी नागरिकों को समानता की भावना को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो 47 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था। सीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र। तो याद रखेंगे 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था, तो वो था आपका गणतंत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 47 का ये कैसा था आपका, क्या था, असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या आपका गणतंत्र। बताओ। ठीक है, क्लियर आंसर क्या हो जाएगा 47 का। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था, तो वो था आपका असीमित राजतंत्र। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया था आपका, क्या है, असीमित राजतंत्र। ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं है, क्या है आपका असीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ वीडियो आपका लंबा ना बने, जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसके बाद बेना की संधि कब हुई थी, 1814 में, 1815 में, 1816, 1817। तो बेना की संधि कब हुई थी, 48 का आंसर तो वो हुई थी आपकी 1815 में। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 49 निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है, जो पानी का जो है बहाव जल्दी से निकल जाए, रुके ना पानी, इसीलिए वहीं सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो वो की जाती है आपकी उत्तराखंड में। कहाँ की जाती है आपकी, उत्तराखंड में। 50 कपास की खेती के सबसे उचित भूमि कौन सी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी उचित भूमि है कपास की खेती के लिए। ठीक है, काली मिट्टी वाली, लाल मिट्टी वाली, जलोढ़ मिट्टी वाली या लेटेराइट मिट्टी वाली। 50 का आंसर आप लोग बताना है। तो वो है आपकी कपास के लिए काली मिट्टी। का मतलब काली, का मतलब काली। इसके बाद 51 निम्न में कौन सी रोपण की फसल है। रोपण की फसल आपको बतानी है। ठीक है, कौन सी रोपण की फसल है, गेहूँ, चना, गन्ना, मूंगफली। तो आपकी रोपण की फसल है आपकी गन्ना। कौन सी आपकी, गन्ना। ठीक है, इसके बाद 52 पुनर्जनन युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। किस में हुआ, तो वो हुआ आपका इटली में। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के हमारे 52 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने का और चैनल सब्सक्राइब करने का हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सीधे। आप यहाँ पर भी हमसे PDF ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधे बिल्कुल बेझिझक शर्माना नहीं है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लाने, तो शर्माना बिल्कुल नहीं है। आप हमसे PDF ले लेना, फ़ोन कर लेना, ठीक है, कुछ भी कर लेना, लेकिन आप PDF जरूर ले लेना और इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।